Number 1, sternoccipital mandibular immobilization. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा MCQ सीरीज़, जो कि है सूरज कुमार बुक पे बेस्ड। जितने भी फिजियोस होंगे उन्हें पता होगा सूरज कुमार एक बहुत ही हेल्पफुल बुक है, जिसके अंदर आपको इजी, माइल्ड, मॉडरेट से लेके हाई क्वालिटी तक के MCQs देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर these MCQs are beneficial for all the people who are interested to give the MPT entrance examinations या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर अगर उन्हें फाइट करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट अस स्टार्ट विद ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है सोमी ब्रेस इज नंबर 1 sternoccipital mandibular immobilization, scapulo-occipital manubrium immobilization, supraobturator muscle immobilization and scapulo-occipital manipulation instrument। इन सभी चीज़ों के अंदर हम देख पा रहे हैं ऑप्शंस के अंदर इमोबिलाइजेशन तो कॉमन है एक्सेप्ट फॉर द इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमें क्लिक हो जाना चाहिए कि अगर हम किसी ब्रेस के बारे में बात कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा इमोबिलाइजेशन की तरफ हमें लेके जाएगा। सो बहुत ही सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन है एंड इसका आंसर है ए sternoccipital mandibular immobilization। ऑल्सो आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर जिसमें भी एक रेलिवेंट इमेज होगी वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप उसे देख के अपने दिमाग में रिटेन कर सकते हैं। सेकंड के अंदर हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द प्राइमरी एरिया ऑफ द रेजिडुअल लिम्ब यूज्ड फॉर द लिम्ब यूज्ड फॉर वेट बेयरिंग एंड ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस इज नंबर 1 patella tendon, number 2 distal end of the residual limb, number 3 lateral tibial condyle and fibular head, last option। तो अगेन एक बहुत ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए पटेला टेंडन। पटेला टेंडन जो होता है वो क्वाड्रिसेप्स मसल जो होता है उसी का एक एलोंगेशन या कंटिन्यूएशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 3 cock up splint is used in the management of what? Number 1 ulnar nerve palsy, second brachial plexus palsy, C radial nerve palsy या फिर D combined ulnar and the median nerve palsy। अगेन इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज द रेडियल नर्व पाल्सी। रेडियल नर्व जो होती है हमारे डोर्सम ऑफ द हैंड पे जितने भी एक्सटेंसर्स हैं उनको सप्लाई करती है। तो रेडियल नर्व का अगर पाल्सी हो जाएगा तो एक्सटेंशन के अंदर दिक्कत आने लगेगी, हाथ जो है फ्लेक्शन में ही रह जाएगा। सो कॉक अप स्प्लिंट जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं वो आपका एक्सटेंशन मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे वोन रोजन स्प्लिंट इज यूज्ड इन विच कंडीशन? नंबर ए ऑप्शन नंबर ए CTEV, ऑप्शन नंबर बी CDH, ऑप्शन नंबर सी फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर एंड ऑप्शन नंबर डी फ्रैक्चर टिबिया। जिन लोगों को आंसर पता है वो अपने दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं CTEV एंड CDH जो है उसका फुल फॉर्म बता देती हूँ, इट माइट हेल्प यू। नंबर ए CTEV का मतलब होता है कंजेनाइटल टेलीपेस इक्वाइनस एंड वेरस, ये डिफॉर्मिटी का नाम है। एंड नंबर बी जो होता है CDH, उसका मतलब होता है सिंपली डिसलोकेशन ऑफ हिप या फिर कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज CDH। अगेन इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि CDH जो है उसके अंदर हम ये स्प्लिंट यूज लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सेज मिलवॉकी ब्रेस इज यूज्ड इन विच कंडीशन? सबसे कॉमनेस्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है किसी भी एग्जाम के अंदर, या फिर सबसे एक ईजी क्वेश्चन जिसका आंसर लगभग सभी को पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आप अब याद कर सकते हैं। ऑप्शंस इसके हैं ए स्कोलियोसिस, बी फ्रैक्चर ऑफ स्कल, सी फ्रैक्चर ऑफ टिबिया एंड डी CTEV। अगेन CTEV वही कंडीशन है, कंजेनाइटल टेलीपेस इक्वाइनो वेरस। अगेन इसका आंसर जो है आप सभी को पता होगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस भी हम सभी जानते हैं, उसमें क्या होता है, स्पाइन जो होती है उसका क्या होता है। चलिए एक काम करते हैं, आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं स्कोलियोसिस में क्या होता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, लेकिन आप बता सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा,
आपको अपने दिमाग में रिटेन करने में थोड़ा हेल्प रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर अ पेशेंट हैविंग फुट ड्रॉप द ऑर्थोसिस इज रिकमेंडेड। कौन सा वाला ऑर्थोसिस रिकमेंडेड होता है फुट ड्रॉप के पेशेंट के लिए? नंबर ए KAFO, ऑप्शन नंबर बी HKAFO, ऑप्शन नंबर सी HFO एंड ऑप्शन नंबर डी AFO। अगेन इसका जो आंसर है बहुत ही सिंपल है, लेकिन जिन लोगों को पता है वो अपना आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए KAFO का मतलब होता है नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। ऑप्शन नंबर बी के अंदर KAFO तो सेम रहेगा, लेकिन H का मतलब हिप और आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी HFO, दैट इज द हिप फुट ऑर्थोसिस। एंड ऑप्शन नंबर डी आता है AFO, दैट इज द एंकल फुट ऑर्थोसिस। इस टाइप का आंसर जिसके अंदर हो सकता है आपको किसी भी स्टूडेंट को अगर कंफ्यूजन हो तो वो ये सोच सकता है कि फुट ड्रॉप के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। फुट ड्रॉप में आपका जो फुट है वो प्लांटर फ्लेक्शन के अंदर चला जाता है, डोर्सी फ्लेक्शन करने का पावर नहीं होता है। इससे हम क्या देख रहे हैं कि उसका नी भी सही है, उसका हिप भी सही है, तो KAFO और HKAFO का तो कोई नीड होगा ही नहीं। HFO जैसा ब्रेस हम कॉमनली यूज करते नहीं हैं। और अगर लास्ट ऑप्शन हम देखें एलिमिनेशन से भी, तो भी हम AFO पे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा एंकल फुट ऑर्थोसिस, आपका जितना भी वीकनेस है वो एंकल फुट के रिगार्डिंग जितने भी मसल्स हैं उन्हीं के अंदर है। तो अगेन हम आ सकते हैं सिंपल से कंक्लूजन पे, दैट इज AFO। यस, एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 7, टो रेजिंग स्प्रिंग is indicated in which condition? Number A, equinus deformity of the foot. Number 2, foot drop. Option number C, flat foot, या option number D, knee flexion deformity. चलिए सोच के देखिए एक बार क्या होगा इसका आंसर। ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन अभी तक बहुत ज़्यादा टफ आया नहीं है। तो आई होप जितने भी लोग इसे देख रहे हैं उनका जो स्कोर है वो काफ़ी हद तक अच्छा रहना चाहिए। अच्छे का मतलब हम मानते हैं आप माइट भी 1 या 2 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, पर बाकी वैसे आपको सारे आने चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ फुट ड्रॉप स्प्लिंट। तो आज ये वाला सीरीज हम अभी ख़त्म करते हैं ऑर्थोसिस एंड प्रोस्थेसिस के ऊपर। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जिन्हें आज हमने लिया है। नेक्स्ट जो हम लेंगे वो होगा फिजियोथेरेपी इन ऑर्थोपेडिक कंडीशंस। एक्सरसाइज थेरेपी का ही पार्ट है, उसी के अंदर हम आगे बढ़ते जाएंगे। स्पेशली ये जो सीरीज़ है ये पूरा सूरज कुमार जो बुक है उसको पूरी तरीके से कवर करेगी। इसके अलावा अगर कोई और नए एडिशन या पुराने एडिशंस में मुझे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसको एक अपन अलग वीडियो के अंदर कंबाइन कर सकते हैं। इसके बाद में और भी बुक्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी, उसके ऊपर भी हम आएंगे। उसके भी सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो कि अगर आप चाहते हैं और कोई चेंजेस हो किसी भी टाइप का, या आप चाहते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो वो भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्सो थैंक यू सो मच कि आप सभी लोग यहाँ तक आए, आपने मेरी बात सुनी, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत 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 सारा थैंक यू वेरी मच। We'll see you in the next video. Bye.